नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे का 40 विधायकों के समर्थन का दावा। इस मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप, 280 लोगों की मौत और 600 से अधिक घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ वार्ता की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 26 जून से जर्मनी और संयुक्त अरब अमारात की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज से 4 दिन की रवांडा यात्रा पर। असम में मौसम ठीक होने के कारण ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। बराक घाटी में स्थिति अब भी गंभीर। तमिलनाडु ने श्रीलंका के लिए एकत्र राहत सामग्री की दूसरी खेप आज रवाना की। बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल मैच जारी। और छठे टोर्नियो महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का पहला मैच आज इटली के साथ होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस विदेशी समाजसेवी का नाम बताएं जिसने भारत में स्वदेशी और खादी का प्रचार किया। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उन्हें राजमुंद्री और वेल्लोर में कई अवसरों पर गिरफ्तार किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्गरेट ई कजिन्स। महिलाओं के मताधिकार के समर्थक के नाते उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड में कई बार जेल जाना पड़ा। भारत में उन्होंने राजनीतिक बैठकों में प्राधिकारियों के भाषणों की आलोचना की। 21 मई 1930 को उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन में हिस्सा लिया। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता है उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर कानपुर से ऋषि चक्रवर्ती। मेरा नाम ऋषि चक्रवर्ती है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी में मुझे विजेता चुनने पर मैं आकाशवाणी का सहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये कहूंगा कि आज आकाशवाणी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इसमें खेल कूद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और कई मुद्दों पर विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती है। आने वाले समय में आकाशवाणी खूब आगे उन्नति करे, इसकी मैं कामना करना चाहता हूँ और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 27 जून को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार। महाराष्ट्र में गहराते राजनीतिक संकट के बीच राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में हुई। खबर है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री ठाकरे के स्वास्थ्य के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई। दूसरी तरफ मुंबई में बैठकों का सिलसिला जारी रहा और महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थिरता के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराने के बाद आज मुंबई में सुबह से बैठकों का सिलसिला जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी प्रमुख शरद पवार के निवास पर जाकर उनसे मिले। बाद में शरद पवार के नेतृत्व में मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में एनसीपी के विधायकों की बैठक हुई। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों की मुंबई में बैठक संपन्न हुई। कमलनाथ ने राज्य के सभी कांग्रेस विधायक एकजुट होने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्होंने फोन पर उनसे चर्चा की। बाद में वह एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात करने रवाना हुए। सरकार बर्खास्त होने की आशंकाओं के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इन आशंकाओं को खारिज किया। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक ट्वीट में सरकार की बर्खास्ती की आशंका जताई थी। इस दौरान भाजपा के ज्येष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, आशीष शेलार समेत कई नेता मुंबई में विचार विमर्श कर रहे हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
महाराष्ट्र से शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आज सवेरे असम में गुवाहाटी में अपने सहयोगी विधायकों के साथ बैठक की। श्री शिंदे ने दावा किया कि शिवसेना के 40 विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच गुवाहाटी में रखा गया है। 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है। सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। 2 और विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने की संभावना है। असम में भाजपा के 3 से 4 नेता शिवसेना विधायकों के संपर्क में हैं। इस घटनाक्रम पर भाजपा या शिवसेना नेताओं की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं को लेने पहुंचे भाजपा विधायक सुशांत बोरगोहेन ने कहा है कि वे अपनी पार्टी के कुछ विधायकों से मिलने गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप के कारण 280 लोगों के मारे जाने और 600 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अफगानिस्तान की बख्तर समाचार एजेंसी के अनुसार पक्तिका प्रांत के बरमाला, जिरुक, नाका और गयान जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्वीट किया है कि पक्तिका प्रांत के 4 जिले भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और इसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने आज नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा अभ्यासों और आदान प्रदान के बढ़ने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा अनुसंधान और सामग्री सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह को मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस कार्य समूह की बैठक इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होगी। दोनों मंत्रियों ने रक्षा सेनाओं के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने रणनीतिक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुरू हो रहे 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका आयोजन चीन कर रहा है। वर्चुअली आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। इसमें ब्रिक्स नेता और प्रासंगिक उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों के नेता भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स सभी विकासशील देशों की चिंताओं के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का मंच बन गया है। प्रधानमंत्री इस महीने की 26 तारीख से जर्मनी और संयुक्त अरब अमारात के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे 26 और 27 तारीख को जर्मनी में 7 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के दौरान वे पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। इस सम्मेलन में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी कुछ देशों के नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को संयुक्त अरब अमारात जाएंगे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। वे संयुक्त अरब अमारात के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई भी देंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर 26वें राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज से 4 दिन की यात्रा पर रवांडा में किगाली के लिए रवाना हो रहे हैं। वे इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये बैठक कोविड महामारी के कारण 2 बार स्थगित हो चुकी है। बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के नेता जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। भारत राष्ट्रमंडल में सबसे अधिक योगदान करने वाले देशों में से एक है और उसने इस संगठन को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के साथ सहयोग प्रदान किया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे का 40 विधायकों के समर्थन का दावा। इस मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप, 280 लोगों की मौत और 600 से अधिक घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ वार्ता की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 26 जून से जर्मनी और संयुक्त अरब अमारात की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज से 4 दिन की रवांडा यात्रा पर। असम में मौसम ठीक होने के कारण ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। बराक घाटी में स्थिति अब भी गंभीर। तमिलनाडु ने श्रीलंका के लिए एकत्र राहत सामग्री की दूसरी खेप आज रवाना की। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल मैच जारी। और छठे टॉर्नियो महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का पहला मैच आज इटली के साथ होगा। असम में मौसम साफ होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। केवल ब्रह्मपुत्र और कोपली नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि बराक घाटी के 3 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मोरीगांव और नौगांव जिलों का दौरा कर रहे हैं। राज्य में पिछले 8 दिन से बाढ़ के कारण 32 जिलों के 5,500 गांव और 55 लाख लोग प्रभावित हैं। 2,62,000 से अधिक लोगों को विभिन्न इलाकों के 1,687 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 88 लोगों की मौत हो गई है और 35 अन्य लापता हो गए हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल तथा स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल शाम से यातायात बंद है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली हर मौसम के अनुकूल एकमात्र सड़क भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण समरोली, नाशरी और रामसू के बीच कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गई। प्रशासन फंसे हुए सैकड़ों यात्रियों को राहत शिविरों, स्कूलों और कार्यालयों में ठहरा रहा है। सड़क को साफ किया जा रहा है। बटोट डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 244 पर भी कल रात से तेज बारिश के कारण यातायात अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में शनिवार तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। समुद्री हलचल और तेज पश्चिमी हवाओं के कारण कोंकण क्षेत्र से लगे कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा होगी। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अगले 5 दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। समूचे तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 22 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। तमिलनाडु ने श्रीलंका के लिए राहत सामग्री की दूसरी खेप को आज रवाना किया।
गीता जीवन और सीएनजी मस्तान सहित राज्य के मंत्रियों ने 14,700 मीट्रिक टन चावल, 250 टन दूध पाउडर और 50 टन आवश्यक दवाओं वाला जहाज कोलंबो के लिए रवाना किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियनस्पेस भारत और मलेशिया के दूरसंचार उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। 10,000 किलोग्राम वजन के इन दोनों उपग्रहों को फ्रेंच गुआना में कोरौ के अंतरिक्ष केंद्र से एरियाने 5 रॉकेट के जरिए छोड़ा जाएगा। भारतीय उपग्रह GSAT-24 का विकास टेलीविजन सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है। ये 24 कू बैंड संचार उपग्रह है। इसका वजन 4,000 किलोग्राम है। यह समूचे भारत में डीटीएच एप्लीकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इस उपग्रह की कार्य अवधि 15 वर्ष है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला खंड मामले में EMTA कोल लिमिटेड और उसके सहयोगियों की लगभग 27 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। निदेशालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कंपनी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि कंपनी ने अवैध रूप से कोयले का खनन किया और मोटी रकम कमाई। निदेशालय ने इससे पहले इस साल फरवरी में 136 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी। हिमाचल प्रदेश में आज से धर्मशाला में जेंडर रिस्पांसिबल गवर्नेंस पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की लगभग 116 महिला विधायक भाग ले रही हैं। कार्यशाला का आयोजन महिला आयोग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यशाला में समावेशी सरकार और भारत में महिला विधायकों के भविष्य पर भी विचार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र की भूमिका पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान समाज सेवा के 100 साल पूरे करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को सम्मानित किया जाएगा। देश में ऐसे 197 बैंक हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश का सामना मुंबई से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। इससे पहले मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम आज इटली में 6ठे टॉर्नियो महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में मेजबान इटली के साथ अपना पहला मैच खेलेगी। इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स और मैक्सिको की टीमें भी खेल रही हैं। ये टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की तैयारी का हिस्सा है। विश्व कप इस वर्ष 11 अक्टूबर से आयोजित होगा। मुख्य कोच थॉमस डेनरबी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत की टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हॉकी इंडिया ने 1 जुलाई से नीदरलैंड्स और स्पेन में होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यों की भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारत को ग्रुप B में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के साथ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और चीन शामिल हैं। भारत 3 जुलाई से इंग्लैंड के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। गोलकीपर सविता भारतीय टीम की कप्तान होंगी। दीप ग्रेस इक्का को उपकप्तान बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन परियोजना हिमांग के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर गौरव S कार्की ने साइकिलिंग में शानदार प्रदर्शन से कई रिकॉर्ड बना चुकी साइकिलिस्ट प्रीति मस्के के नए विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयास के लिए रवाना किया। इस अवसर पर कमांडेंट हेमंत सिंह और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रीति मस्के 5 ऊंचे दर्रों वाली 480 किलोमीटर लंबी लेह मनाली सड़क पर साइकिलिंग का प्रयास कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 सीमावर्ती सड़कों पर सीमा सड़क संगठन कैफे खोलने को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कैफे BRO कैफे के नाम से जाने जाएंगे। इस योजना में निजी और सार्वजनिक भागीदारी के तहत ये कैफे स्थापित किए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा में शाम 4:45 पर किया जाता है।
स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जननी जन्मभूमि 22 जून 1900 स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की जयंती है। उनका परिवार चटगांव से था, जो अब बांग्लादेश में है। गणेश घोष चटगांव जुगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया। पुलिस ने गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे के बाद 1932 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वे 14 साल तक इस जेल में रहे। 1946 में जेल से छूटने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। वो 1952, 1957 और 1962 में बेलगछिया से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1967 में वे चौथी लोकसभा के सदस्य बने। गणेश घोष अंतिम समय तक देश सेवा के लिए समर्पित रहे। हम इस बहादुर राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड को गोली मारी थी। 3 भाई दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि पुणे शहर के एक छोटे से गांव चिंचवाड़ से थे। भारत में जब 1896-97 में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया था, जिसके आयुक्त वॉल्टर चार्ल्स रैंड थे। सेनापती रँड बेदरकार, लोकांवर जुलूम अत्याचार, दुष्ट नीतीचं होत सरकार जी, दुष्ट नीतीचं होत सरकार जी। आयुक्त रैंड ने निवारक उपायों के नाम पर बर्बर कदम उठाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई। नियोजित उपायों में निजी घरों में प्रवेश, सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा महिलाओं सहित सभी की जांच, अस्पतालों से रोगियों को निकालना और अलग शिविरों में रखना शामिल थे। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया और मंदिरों तथा मस्जिदों में जबरन प्रवेश कर गए। इन उपायों को पुणे की जनता ने दमनकारी माना और शिकायत की, लेकिन कमिश्नर रैंड ने इसकी भी अनदेखी की। पुणे के लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय से निपटने के लिए चापेकर बंधुओं ने बदला लेने का निर्णय लिया। दामोदर पहिला क्रांतिकारी, लढाईची करतो तयारी, मर्दाची मर्दनगी कारी हजी जी, मर्दाची मर्दनगी कारी हजी। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती के अवसर पर चापेकर बंधुओं ने रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई और 3 जुलाई को रैंड की भी मृत्यु हो गई। चापेकर बंधुओं और उनके 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। तीनों भाइयों को दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार देश के इन वीर सपूतों को नमन करता है। जो देश पे मर मिट गए वो तो देश दीवाने थे, और जिन्होंने झंडा फहराया था कि वो असली मर्दाने थे। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों मामराज और राम स्वरूप को भी याद करते हैं।
जो हरियाणा के भिवानी जिले से थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1931 से 1935 तक किसान गतिविधियों में भाग लिया। वे ब्रिटिश पुलिस पर हमले और नवाब के एक मुखबिर की हत्या में भी शामिल थे। मामराज और रामस्वरूप कुछ समय तक भूमिगत रहे, अंबाला छावनी पहुंचे और अपने गांव के कुछ सैनिकों के साथ वहां रहे। अंततः उन्हें जून 1937 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या और डकैती का आरोप लगाया गया। मामराज और रामस्वरूप को 22 जून 1938 को फांसी दे दी गई। देश के इन वीर सपूतों को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब संस्कृति संदेश। अमरीश पुरी का नाम जहन में आते ही उनकी असरदार आवाज में अदा किए गए डायलॉग और उनके अनूठे किरदार सामने आ जाते हैं। आज 22 जून है और जन्मदिन है आवाज और अंदाज के धनी अमरीश पुरी का। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी, लेकिन पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और वे भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। 1979 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कृत किया गया। ये उनके करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की फिल्म प्रेम पुजारी से हुई। अमरीश पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई। खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चरित्र अभिनेता की भूमिकाओं का दौर। इस दौर में भी उन्होंने अपनी अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया। चाहे वो फिल्म मिस्टर इंडिया का खलनायक वाला संवाद मोगेम्बो खुश हुआ या फिर डीडीएलजे का बाबूजी वाला जा सिमरन जा झीले अपनी जिंदगी वाला संवाद हो। जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा बेटा जा, अपने राज के पास जा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अमरीश पुरी ने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में अमरीश पुरी का निधन हो गया। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे का 40 विधायकों के समर्थन का दावा। इस मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप, 280 लोगों की मौत और 600 से अधिक घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के साथ वार्ता की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 26 जून से जर्मनी और संयुक्त अरब अमारात की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज से 4 दिन की रवांडा यात्रा पर। असम में मौसम ठीक होने के कारण ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। बराक घाटी में स्थिति अब भी गंभीर। तमिलनाडु ने श्रीलंका के लिए एकत्र राहत सामग्री की दूसरी खेप आज रवाना की। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच फाइनल जारी है और छठे टॉर्नियो महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत की 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की फुटबॉल टीम का पहला मैच आज इटली के साथ होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।